वक्त है 2019 की 19 कहानियों का। 19 की 19 कहानियां यानी एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें न सिर्फ आप आज की हर बड़ी खबर देखेंगे बल्कि हर बड़ी खबर की पूरी कहानी भी जान सकेंगे। आज की शाम अमित शाह के नाम रही। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज से शुरू बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 2019 के निर्णायक युद्ध का ऐलान कर दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज से शुरू बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अध्यक्षीय भाषण में अब की बार फिर मोदी सरकार का नारा बुलंद किया। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहां से संकल्पबद्ध होकर मोदी जी का संदेश लेकर जाएंगे, तब एनडीए की सरकार बीजेपी के पूर्ण बहुमत के साथ निश्चित बनेगी और 2019 में हम निश्चित विजयी होंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एक गीत के जरिए देश की जनता से आह्वान किया। हो रहा मुहूर्त है, रामलीला मैदान से हो रहा मुहूर्त है, 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है। मन उनका साफ है, कर रहे इंसाफ है, नियत में खोट नहीं है, इसलिए हो रहा विकास है। दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित सभी जाति के गरीबों के दिल का वो मूरत है। 5 साल और हमें मोदी की जरूरत। अमित शाह ने महागठबंधन पर बीजेपी के 13,000 पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को हराएंगे और यूपी में 73 से ज्यादा सीटें लाएंगे। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं है। ये मूड के साथ देश का हर कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश की विजय एक लंबे समय तक देश की राजनीति का निर्धारण करने वाली है। अमित शाह ने कहा कि 2019 का चुनाव देश के लिए निर्णायक है। शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण देकर देश के लोगों से यह अपील की कि 2019 में मोदी की विजय नहीं हुई तो देश को बड़ा नुकसान हो सकता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली और सदाशिव भाऊ के बीच में लड़ाई हुई। दुर्भाग्य से पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा सैन्य हार गया। परिणाम क्या हुआ? सिर्फ एक युद्ध नहीं हारे, 131 युद्ध जीतने वाली मराठा सेना एक युद्ध हार गई। देश 200 साल तक गुलामी की खप्पर में धंस गया। अमित शाह ने मोदी सरकार में हुए विकास कार्यों की बात की। उज्ज्वला योजना से लेकर सबको पक्का घर, हर घर शौचालय बनाने, बिजली पहुंचाने और आयुष्मान भारत जैसी मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। बड़ी बीमारी में 5 लाख तक का टेस्टिंग, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयों का खर्चा, ये सारा इंतजाम करा। और ये कुछ ही महीने के अंदर मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। देश के 6 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना इलाज ये आयुष्मान भारत योजना के तहत करा है। देश की सुरक्षा के अमित शाह के आज के भाषण की पूरी कहानी समझिए। शाह का संदेश साफ है कि कार्यकर्ता मोदी सरकार के दौरान हुए विकास की बात घर घर तक पहुंचाएं। सरकार की ओर से किए गए स्वर्ण आरक्षण, सर्जिकल स्ट्राइक और जीएसटी पर लिए गए बड़े फैसलों के आधार पर लोगों को जागरूक करें। शाह की कोशिश ये भी है कि मोदी के विरोध में महागठबंधन बनने से कार्यकर्ता डरे नहीं बल्कि और मजबूती से लड़ें। पीएम मोदी की पिक्चर से पहले आज आपने अमित शाह का ट्रेलर देखा। कल पीएम को राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन भाषण देना है, लेकिन आज पीएम की मौजूदगी में अमित शाह ने कांग्रेस से लेकर महागठबंधन तक विपक्ष के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं को विजय का मंत्र दिया।
ये दृश्य लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के आखिरी महामंथन का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय महाअधिवेशन का उद्घाटन किया। बीजेपी के इतिहास का ये सबसे बड़ा अधिवेशन है। राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के सभी पदाधिकारियों, मंत्री, मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। सभी सांसद, विधायक, मेयर, जिला स्तर के नेता समेत 13,000 प्रतिनिधि अधिवेशन में शामिल हैं। अधिवेशन के पहले दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। 218%, मैं आंकड़ा फिर से रिपीट करना चाहता हूं, संख्या नहीं बोल रहा हूं, 218% आतंकवादियों को मारने में वृद्धि का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, संसदीय बोर्ड, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के अलावा मेयर पद तक के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। महाअधिवेशन में लोकसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक 2 दिनों के राष्ट्रीय महाअधिवेशन में 3 प्रस्ताव पारित होंगे। 12 जनवरी को महाअधिवेशन में पीएम मोदी का मार्गदर्शन भाषण होगा। 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनाकर विजय उत्सव मनाने के लिए हम इस रामलीला मैदान में आए। अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव का विजय मंत्र दिया। पहली बार अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी किसी लोकसभा चुनाव में लड़ने उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने के लिए व्यवस्था करने का। सूत्रों के मुताबिक मोदी शाह की जोड़ी ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 350 का लक्ष्य रखा है और ये तभी संभव है जब बीजेपी के बूथ लेवल तक के पदाधिकारी, कार्यकर्ता नए जोश, नई उम्मीद के साथ काम करेंगे। इसलिए इस अधिवेशन के जरिए कार्यकर्ताओं का उत्साह और विश्वास बढ़ाया जाएगा। वैसे भी शाह की सबसे बड़ी ताकत उनका बूथ लेवल मैनेजमेंट है। चौबे जी छब्बे बनने निकले थे, दूजे बनकर पार्लियामेंट से बाहर आ गए। राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण 12 जनवरी को होना है, लेकिन वो आज भी रामलीला मैदान में मौजूद है और शनिवार को देर शाम तक भी वो यहीं रहेंगे। इसका मतलब यह है कि 2 दिनों तक रामलीला मैदान से ही सरकार चलेगी। अब आपको रामलीला मैदान में बने मिनी पीएमओ की पूरी कहानी बताते हैं। रामलीला मैदान में बने मिनी पीएमओ से प्रधानमंत्री अपने ऑफिस के कामकाज पर नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बीच बातचीत के लिए मीटिंग हॉल भी बनाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए भी एक अलग कार्यालय बनाया गया है। पीएम और अमित शाह के कार्यालय में सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री के लिए भी एक अलग लॉन्ज है। बैठक में हिस्सा लेने के साथ साथ मुख्यमंत्री अपने राज्यों के कामकाज पर नजर रख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में अमित शाह इस बार 73 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भर रहे थे, लेकिन उससे पहले बुआ और बबुआ के गठबंधन के ऐलान की तारीख भी मिल गई। जानते हैं क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ ने मिलकर राहुल गांधी की पतंग काट दी। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान शनिवार को होगा। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी और बीएसपी यूपी की 80 सीटों में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एसपी बीएसपी रायबरेली और अमेठी में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इसे ऐसे देखा जा रहा है कि गठबंधन ने कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी हैं। इसे कांग्रेस अपनी बेइज्जती के तौर पर देख रही है और वो अलग ही चुनाव लड़ेगी। देखिए, गठबंधन का समय भी पता लगेगा आपको, और गठबंधन में जब आपको बुलाया जाएगा, बिना आपके कैसे गठबंधन हो जाएगा? अरे भाई 37 मत बोलो, हम तो सीबीआई के अंदर हैं। तो सीबीआई को बताना पड़ेगा कि हमने 37 किए हैं, क्या 36 किए हैं, क्या 35 किए हैं। आरएलडी भी इस गठबंधन में शामिल है। यूपी में कांग्रेस मुक्त गठबंधन की पूरी कहानी ये है कि दोनों पार्टियों को राहुल की अगुवाई मंजूर नहीं। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस से एसपी बीएसपी का गठबंधन नहीं था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार बेहद कमजोर है। कांग्रेस को साथ लेकर लड़ने से बड़े नुकसान की आशंका है और यूपी में कांग्रेस की ज्यादा सीटों की मांग को बुआ बबुआ की जोड़ी ने खारिज कर दिया। एसपी बीएसपी को यूपी में एक बार फिर मोदी लहर में हार का डर सता रहा है।
लेकिन ये भी सच है कि दोनों दलों का गठबंधन बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकता है। अमित शाह ने कहा कि एनडीए यूपी में 2014 के लोकसभा चुनाव से ज्यादा सीटें जीतेगी। उस जातिवाद की राजनीति को, लूट खसोट की राजनीति पर जो लगाम लगाया गया है, स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन उसकी एक बौखलाहट है, अपने वजूद को बचाने की एक बौखलाहट, इसके सिवाय कुछ नहीं है। बुआ बबुआ के गठबंधन से बीजेपी निपटेगी कैसे, इसकी पूरी कहानी जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक गैर यादव ओबीसी वोट पर बीजेपी की नजर है। यूपी के हर बूथ पर 51% वोट का लक्ष्य रखा गया है। यूपी के 40 सांसदों का टिकट बीजेपी काट सकती है। जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर टिकट का बंटवारा हो सकता है। पिछड़ों और सवर्ण मतदाताओं पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा सकता है। – 2014 में बुआ और बबुआ दोनों की राह अलग थी, तो दोनों ही पार्टी मोदी लहर में बुरी तरह पिटी। ये इन लोगों को मालूम नहीं है क्या 2014 में क्या हुआ था? 2014 में हाथी ने तो अंडा दिया था, खाता नहीं खुला था भाई साहब। और सपा कितनी सीटें आई थी? 5 उनके परिवार की। तो वही घबराहट में ये लोग मिल रहे हैं, जबरदस्ती। दिल नहीं मिले हैं, जबरदस्ती मिल रहे हैं। मोदी जी से घबरा के मिल रहे हैं। 2014 में बीजेपी को 71 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 5, जबकि बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। साइकिल और हाथी का साथ सुपरहिट है। इस फॉर्मूले को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले आजमाया जा चुका है। गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव, फूलपुर लोकसभा उपचुनाव और कैराना लोकसभा उपचुनाव में दोनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और तीनों ही उपचुनावों में महागठबंधन की जीत हुई थी। पत्रकार मर्डर केस में दोषी करार दिए गए राम रहीम की। हरियाणा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में राम रहीम सहित 4 आरोपी दोषी करार दिए गए। पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। 17 जनवरी को सभी दोषियों के लिए सजा का ऐलान होगा। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ, जबकि बाकी दोषी किशन लाल, कुलदीप और निर्मल कोर्ट में पेश हुए। आपको बता दें, अक्टूबर 2002 में कुलदीप और निर्मल ने दिन दहाड़े सिरसा में पत्रकार रामचंद्र को गोली मारी थी। रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में डेरे और राम रहीम के खिलाफ खबरें छापी थी। इससे पहले फैसले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा और पंजाब के कई क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सुनवाई के लिए गुरमीत राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। सिर्फ पंचकुला में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में और साथ ही साथ पंजाब में भी जो सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जहां पर फैसला आना है पंचकुला की विशेष अदालत में, यहां पर भी आपको बता दें कि 3 से 4 कंपनियां तैनात की गई हैं और पूरे पंचकुला में करीब 7 जगह नाके लगाए गए हैं, जहां पर हर एक नाके पर 25 पुलिसकर्मी जो हैं तैनात किए गए हैं। राम रहीम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पहले ही साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा सुना रखी है। अब आपको बताते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम रहीम की पेशी के पीछे क्या है पूरा मामला। 2017 में पंचकुला में राम रहीम के करीब 50,000 समर्थक पहुंच गए थे। इस हिंसा में करीब 40 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 250 से अधिक लोग घायल हो गए थे। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज, जहां पर दुनिया कुंभ के अनोखे रंग देख रही है। आप भी देखिए। प्रयागराज कुंभ में ऐसा पहली बार हुआ है जब किन्नर अखाड़े ने पेशवाई निकाली हो। यह है कुंभ में किन्नर अखाड़ा, जहां पर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से श्रद्धालु आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। किन्नर अखाड़े की प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। आप पूजा अर्चना इसी तरह अब शुरू हो गई है? हमारा तो देवत्व यात्रा से पहले, जब से हवन कुंड का स्थापना हुआ तब से ही शुरू है पूजा अर्चना जी। और अब क्या क्या ध्वज स्थापना कब होगी और क्या क्या कार्यक्रम होगा? स्थापना तो ध्वज की पूजा हो चुकी है, ध्वज स्थापना भी हो जाएगी कल जी। और अखाड़े में क्या क्या आगे अखाड़े में बहुत सारे कार्यक्रम हैं और
प्रयाग वासियों के लिए 12-13 तारीख से पूरा अखाड़ा खुल जाएगा। कभी भी पूरी दुनिया के लिए कोई भी किन्नर अखाड़ा आना चाहे वो आ सकता है। किन्नर अखाड़े के शिविर में यज्ञ अनुष्ठान के साथ ही कथा और प्रवचन आयोजित किए जाएंगे। इस अखाड़े में हजारों साधु और सन्यासियों के पहुंचने का अनुमान है। कुंभ में अब तक 13 अखाड़ों को ही पेशवाई का अधिकार प्राप्त था। किन्नर अखाड़े के शामिल होने से इस बार कुंभ में 14 अखाड़े भाग ले रहे हैं। सब में राम बसा है। राम के बिना कोई दुनिया नहीं। हर घट में राम है, हर कण में राम है। राम सब में समाया है। मुझ में राम है, तुझ में राम है, सब में राम समाया है। राम की चर्चा के बिना तो ये कुंभ भी नहीं, राम मंदिर भी और राम की चर्चा के बिना ये कुंभ अधूरा ही रहेगा। राम मंदिर पर देरी की नाराजगी कुंभ में भी नजर आ रही है। कुंभ के शुभारंभ से पहले प्रयागराज में राम मंदिर के मुद्दे पर संतों ने मोर्चा खोल दिया है। स्वामी हंस देवाचार्य के शिविर में राम मंदिर निर्माण का मामला जोर शोर से उठाया गया। वहीं श्री राम की वजह से ही प्रयागराज कुंभ सबसे खास माना जाता है। इसमें सबसे प्रसिद्ध कुंभ ये प्रयागराज का है, क्योंकि यहाँ पर राम और लक्ष्मण और सीता ने आकर के विश्राम किया। इस वजह से हम प्रयागराज को बहुत अच्छा मानते हैं। सबसे बड़ा कुंभ प्रयाग ही राज है। यहाँ पर संतों की और गृहस्थों की काफ़ी व्यवस्था होती है। संत लोग आकर के यहाँ पर और काफ़ी अपनी व्यवस्थाएं दिखाते और विचरण करते। प्रयागराज कुंभ में आए अवधूत और नागा संतों ने साफ तौर से कहा है कि राम मंदिर पर सरकारें राजनीति कर रही हैं। अगर अब राम मंदिर का निर्माण नहीं किया गया तो नागा संत मंदिर बनाने में सक्षम हैं। बस उन्हें इंतजार है तो अपने गुरुदेव के आदेश का। राम मंदिर नागा संतों का है। राम मंदिर राम नागा संतों के आत्मा में बसे हुए हैं। इनको बनाना जरूरी है, नागा संतों का ये कहना है। अरे सरकार तो कह रही है, पर अभी हम कुंभ मेले में हैं। कुंभ मेले के बाद सब साधु लोग वहीं जाने वाला है। शंकराचार्य ने, अवधेशानंद ने, जितने शंकराचार्य है इन्होंने सबने बोल दिया, उस दिन भाषण दे दिया कि राम मंदिर बनने वाला है, वो बनेगा। साधु संतों का कहना है कि कुंभ के बाद वो लोग अयोध्या जाएंगे। दरअसल राम मंदिर में देरी से साधु संत बेहद नाराज हैं। साधु संत राम मंदिर के लिए आंदोलन कर सकते हैं। पहले नारियल फोड़ा, फिर कैंची से रिबन काटा। मंत्रों के बीच रामानंदाचार्य हंस देवाचार्य शिविर का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। तीनों अनी अखाड़ों के आचार्य हंस देवाचार्य के इस शिविर में सनातन संस्कृति की कई भव्य और पारंपरिक तस्वीरें देखने को मिली। देश का हर संस्कृति कर्मी, हर रंग कर्मी, हर साहित्यकार, हर कलाकार और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अपनी विधा के माध्यम से, अपनी अपनी प्रतिभा के माध्यम से जिन लोगों ने देश को कुछ दिया है, वे लोग प्रयागराज की धरती पर आएंगे। और इसलिए प्रयागराज की धरती से दो संदेश जाने ही चाहिए, स्वच्छता का भी और आतिथ्य भाव का भी। अब आपको बताते हैं केंद्र और राज्य सरकार की सीक्रेट प्लानिंग। मोदी और योगी सरकार कुंभ को दुनिया में सबसे लोकप्रिय बनाना चाहती है। कुंभ का सफल आयोजन करके श्रद्धालुओं का दिल जीतना है, दुनिया को भारतीय संस्कृति के बारे में बताना है। तो कुंभ के निराले रंग आप देख रहे थे 19 की 19 कहानियां।